स्वागत है आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। इस लेक्चर के अंदर जो है कि हम अमीनो एसिड्स के बारे में कवर करेंगे। अमीनो एसिड्स बायोमॉलिक्यूल का जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर होगा किससे रिलेटेड होगा? अमीनो एसिड से रिलेटेड होगा। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अमीनो एसिड। इसको जो है कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल बोलते हैं। ये जो अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक जो है एमीन समूह और दूसरा जो है अम्ल। अम्ल जब भी हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन के अंदर, तो कार्बनिक रसायन के अंदर अम्ल कहने का मतलब हमारा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से होता है। अम्ल जब भी हम कहेंगे तो अम्ल का मतलब क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा कार्बनिक पदार्थ, वह कार्बनिक पदार्थ जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर एमीन और कार्बोक्सिलिक एमीन ग्रुप को हम लिख सकते हैं NH2, ठीक है। एमीन और कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, ऐसे कार्बनिक पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल के बहुत सारे उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में। जो सजीवों का शरीर का जो निर्माण होता है, सजीवों का जो भी शरीर के अंदर मरम्मत का काम हो गया या निर्माण का काम हो गया, और सजीवों के अंदर प्रोटीन के निर्माण के लिए, इन सभी के लिए उपयोगी होता है कौन? अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल है क्या? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें क्या है, ये अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ना होगा। यही अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ये अमीनो अम्ल ही प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम अमीनो अम्ल के बारे में कुछ बेसिक सी बात करेंगे। अमीनो अम्ल जो है क्या है? प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। मतलब प्रोटीन की जो संरचना है, इसका निर्माण जो है, प्रोटीन की संरचना का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। ये बात समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारे मोती हैं, ढेर सारे मोती हमारे पास हैं, अगर हम इन मोतियों की क्या बना दें? एक माला बना दें। इन मोतियों को आपस में जोड़ करके एक माला तैयार कर दें, तो मोती कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे हमें। ये क्या थे? ये हमारे पास मोती थे, ठीक है। इन्हीं मोतियों को जोड़ करके हमने क्या, मोतियों की माला तैयार कर दी। अब इस मोतियों की माला को, ठीक है, इस मोतियों की माला, जैसे ये मोतियों का जो माला बना है, वैसे ही क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता, प्रोटीन। और जो ये मोती होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन एक प्रकार से क्या है? प्रोटीन क्या है? बहुलक है किसका? अमीनो अम्ल का। मतलब ढेर सारे जब अमीनो अम्ल की इकाई आपस में जुड़ती है तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल क्या है? संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन का निर्माण होता है, ये अमीनो अम्ल की ढेर सारी इकाइयों के एक साथ जुड़ने की वजह से होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अमीनो अम्ल है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो हमारे पास का यौगिक होते हैं, इन्हीं यौगिकों में हम एमीन ग्रुप, एमीन समूह को हम क्या करते हैं? जोड़ करके अमीनो अम्ल की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके अंतर्गत क्षारीय अमीन समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, ऐसे ही कार्बनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं अमीनो अम्ल के रूढ़ नाम। ठीक है, अमीनो अम्ल के जो है कि हमें अलग अलग प्रकार
के नाम देखने के लिए मिलते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में तो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन क्या है, ये नाम हमें जो है दिखाई या सुनाई पड़ते हैं। तो हम क्या है कि इनके जो नाम हैं, ये इनके नाम जो है कि इनके स्रोत के आधार पे, मतलब ये कहाँ से इनको खोजा गया, कहाँ से इनको पाया गया, या फिर इनके अंदर कौन सा गुण है। जैसे गुण की जब बात करते हैं तो हमारे पास एक अमीनो अम्ल होता है ग्लाइसिन, जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। ये जो ग्लाइसिन शब्द है ग्रीक भाषा के ग्लाइकोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मीठा, जिसका अर्थ होता है मीठा। अब अगर स्रोत के आधार पे बात करें तो स्रोत के आधार पे जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक अमीनो अम्ल होता है टाइरोसिन। अब सब एक अमीनो अम्ल होता है क्या, जिसका नाम क्या है, टाइरोसिन। ग्रीक भाषा में ये टाइरोज शब्द से निर्माण हुआ, और टाइरोज शब्द का जो मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है, पनीर। टाइरोज शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है, पनीर को प्रदर्शित करता है। और सबसे पहले टाइरोसिन नामक जो अमीनो अम्ल है कहाँ पाया गया था, पनीर के अंदर पाया गया था, इसीलिए इसको हम टाइरोसिन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य सूत्र की। जितने हम बात करते हैं सामान्य सूत्र की बात करते हैं। अब हमारे अमीनो अम्ल का नाम क्या है, हमारा जो शब्द है कार्बनिक पदार्थ है, किसके बारे में बात करना है हमें, एमिनो अम्ल के बारे में बात करना है, एमिनो अम्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक जो है एमीन समूह, एक जो है क्या होना चाहिए, एमीन समूह, और दूसरा क्या होना चाहिए, अम्लीय समूह होना चाहिए। अम्लीय समूह जो है कार्बनिक पदार्थ में अम्लीय समूह क्या होता है, COOH, और एमीन ग्रुप, एमीन समूह क्या होता है, NH2। ठीक है, तो हमारा जो अमीनो अम्ल का जो सामान्य सूत्र होगा, सूत्र के अंदर क्या आना चाहिए, एक एमीन ग्रुप आना चाहिए, और एक क्या आना चाहिए, कम से कम जो है एक अम्लीय ग्रुप होना चाहिए। तो हम जब भी अमीनो अम्ल की संरचना का निर्माण करते हैं तो हमारे पास ये कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन के साथ हम क्या जोड़ देंगे, एक जो है अम्लीय समूह जोड़ देंगे, और दूसरी तरफ जो है एक अमीन समूह जोड़ देंगे, और इधर जो है एक कार्बन से क्या हमने जोड़ दिया, हाइड्रोजन, और इधर हमने एक आर एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। ये एल्काइल, एल्काइल मतलब ये जो यहाँ पे आर ग्रुप है, ये कार्बन की कोई श्रृंखला या कोई आ, समूह हो सकता है, कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, या फिर कोई ऐसा समूह, कार्बन की श्रृंखला अथवा परमाणु का कोई समूह हो सकता है। ये हमारा क्या है, हमारे अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र है। ये हमारे अमीनो अम्ल का क्या है, सामान्य सूत्र है। अब हम जैसा कि बात करते हैं कि ये बात तो हो चुका है, हमारे अमीनो अम्ल के समान सूत्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन से एक अमीन ग्रुप जुड़ा, एक अमीन ग्रुप जुड़ा है, दूसरा क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप जुड़ा है, और एक जो है एल्काइल या फिर जो है कि कोई ऐसा परमाणुओं का समूह जुड़ा होगा इस कार्बन से। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, किसके आधार पे, जो हमारे पास एल्काइल समूह, जैसे जैसे एल्काइल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, इस भिन्न भिन्न प्रकार के एल्काइल समूह के आधार पे हमारे पास अमीनो अम्ल भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास पाए जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। अब क्या होता है कि जब हम लोग अमीनो अम्ल का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास कई सारे आधार होते हैं। एक आधार होता है कि कार्बोक्सिलिक समूह के आधार या संदर्भ पे हमने अमीन ग्रुप को कौन से स्थान पर जोड़ा है, इसके आधार पे हमारे पास अमीनो अम्ल जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्फ़ा अमीनो अम्ल, एक होता है बीटा अमीनो अम्ल, और एक होता है गामा अमीनो अम्ल। ये तीनों हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है कि ऐसे अमीनो अम्ल जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होगा उसी कार्बन से क्या जुड़ा होगा, अमीन समूह भी। ऐसा अमीनो अम्ल जिसके अंदर कार्बन एक ही कार्बन से क्या हो, एक ही कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह भी जुड़ा हो और उसी कार्बन से अगर अमीन ग्रुप भी जुड़ा है तो हमारा जो अमीनो अम्ल होगा ये एक प्रकार से अल्फ़ा अमीनो अम्ल होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें बीटा अमीनो अम्ल की, तो जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हमारा एमीन समूह जुड़ा होगा, तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल को हम क्या बोलेंगे, बीटा अमीनो अम्ल, ठीक है। अब वैसे ही बात करते हैं गामा अमीनो अम्ल की। वे अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह जो है कार्बोक्सिलिक समूह की गामा कार्बन पर स्थित होता है। अब यही चीज़ें जो है कि अगर हम एक बार अलग तरीके से देखना चाहें, हम पहले बेसिक सी बात समझेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा ये होता क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी कार्बन से अगर हम क्रियात्मक समूह को जोड़ते हैं, किसी कार्बन से अगर हम क्रियात्मक समूह को जोड़ देते हैं, तो ये जो कार्बन हमारा होता है ये हमारा कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन। और जिस कार्बन से हमने क्रियात्मक समूह को जोड़ा है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और इसके जस्ट आफ्टर, इसके बाद वाला, तुरंत बाद वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, गामा कार्बन, ये, ठीक है। तो इसी के आधार पे अगर हमारा जो जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हमने अल्फ़ा माना, इसके बगल वाले कार्बन को हमने बीटा माना और इसके बगल वाले कार्बन को हमने क्या माना, गामा माना, ठीक है। अगर हमारा एमीन समूह यहाँ पर जुड़ा है तो ये हमारा किस प्रकार का अमीनो अम्ल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा अमीनो अम्ल। अगर यहीं पे हमारा जो है अमीनो ग्रुप इस दूसरे कार्बन से जुड़ा होता तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल को हम क्या बोलेंगे, बीटा अमीनो अम्ल। अगर ऐसे ही जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है इसके जस्ट तीसरे नंबर वाले कार्बन पे अगर क्या जुड़ा है, एमीन समूह जुड़ा है, तो इस अमीनो अम्ल को हम क्या बोलेंगे, गामा अमीनो अम्ल बोलेंगे। तो हमारा ये जो वर्गीकरण था कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में, जब हम अमीन समूह को लगा रहे हैं किसी दूसरे कार्बन से, उसके आधार पे ये वर्गीकरण था। अब हमारे पास जो है इनके उदाहरण जो है हम देख सकते हैं। हमारे पास ये रहा अल्फ़ा अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर, ये रहा बीटा अमीनो अम्ल का और ये रहा गामा अमीनो अम्ल का। इसमें दिख रहा है ये अल्फ़ा से क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक समूह, और गामा से क्या जुड़ा है, अमीन ग्रुप। यहाँ पे अल्फ़ा से जुड़ा है कार्बोक्सिलिक समूह, बीटा से क्या जुड़ा है, अमीन समूह। यहाँ पे अल्फ़ा से क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक समूह, और अल्फ़ा से ही क्या जुड़ा है, अमीन। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा अमीनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पे लगा है तो अल्फ़ा अमीनो एसिड, अगर अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन पे लगा है तो बीटा अमीनो, और अगर अमीनो ग्रुप हमारा गामा कार्बन पे लगा है तो हमारा कौन सा अमीनो अम्ल हो जाएगा, गामा अमीनो अम्ल। ये कितनी आसान सी बात है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला वर्गीकरण हमारा पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की। दूसरा जो वर्गीकरण है संरचना के आधार पे है। अगर हमारे पास संरचना की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल की संरचना कार्बन से लगा कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरा अमीन समूह, इसके बाद एक जो होता है क्या लगा होता है, हाइड्रोजन, और जो एक समूह होता है वो कौन सा होता है, एल्काइल समूह। तो जब हम लोग संरचना के आधार पे बात करते हैं तो ये तीन समूह क्या होते हैं, हर समय एक समान होते हैं। अलग क्या होता है, ये जो एल्काइल समूह, अगर ये एल्काइल ग्रुप, ये जो एल्काइल समूह है एक प्रकार का अगर साधारण एलिफैटिक प्रतिस्थापी है, मतलब कि इस आर की जगह पे अगर हम क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, तो हमारे अमीनो अम्ल का नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। अगर हम इस आर की जगह पे क्या रख दें, CH3 रख दें, तो हमारा कौन सा अमीनो अम्ल बन जाएगा, एलानीन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन, CH3, ये जो है मिथाइल समूह जो है, और ये जो हमारे पास समूह है ये सभी क्या एक प्रकार से
एलिफेटिक कंपाउंड दिख रहे हैं या एलिफेटिक यौगिक दिख रहे हैं, तो हम अगर इस एल्काइल समूह के जगह पे हम एलिफेटिक प्रतिस्थापी अगर लगाते हैं तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल को हम जो है साधारण एलिफेटिक प्रतिस्थापिक समूह के अमीनो अम्ल के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अगर हम इस आर की जगह पे किसी एरोमेटिक प्रतिस्थापी को अगर जोड़ दें तो हमारे अमीनो अम्ल का जो प्रकार होगा वो एरोमेटिक प्रतिस्थापिक हो जाएगा। जैसे हम अगर यहाँ पे आर की जगह पे ये फेनिल ग्रुप अगर जोड़ते हैं मिथाइल फेनिल, तो क्या होता है हमारे पास जो अमीनो अम्ल तैयार होता है इसको क्या बोलते हैं, फेनिल एलानीन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा वर्गीकरण होता है कि इस आर ग्रुप की जगह पे, इस आर ग्रुप की जगह पे हम ऐसे कार्बन की श्रृंखला वाले समूह को जोड़ें जिसके अंतर्गत क्या हो, हाइड्रोक्सिल समूह हो, ये सल्फर वाले समूह हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल तैयार हो जाएंगे। जैसे अगर CH2OH है तो इस आर की जगह पे अगर हम क्या लगा दें, CH2OH लगा दें, तो हमारा जो अमीनो अम्ल तैयार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेरीन बोलेंगे। और अगर CH2SH अगर ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टीन बोलते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर जो है कि हमारा आर ग्रुप एक प्रकार से जो है एसिडिक पार्ट है, कार्बोक्सिलिक समूह या एमाइड समूह से प्रतिस्थापित करते हैं, तो इसका जो वर्गीकरण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक या एमाइड समूह वाली प्रतिस्थापी से हो जाएगा। अगर हम क्या करें कि प्रबल क्षारीय समूह वाली प्रतिस्थापी से, मतलब क्या है कि अगर जो हमारा आर ग्रुप है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई ग्रुप जोड़ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्षारीय है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम अम्ल के वर्गीकरण को हम प्रबल क्षारीय समूह वाली प्रतिस्थापी अमीनो अम्ल कहते हैं। तो ये जो रहा, ये वाला जो वर्गीकरण है ये उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। अमीनो अम्ल का जो वर्गीकरण है हम रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी करते हैं। एक होता है उदासीन अमीनो अम्ल। उदासीन का मतलब क्या होता है, नहीं तो ये क्षारीय होगा नहीं तो ये अम्लीय होगा। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों कब एक समान, मतलब कब जो है कि ये उदासीन हो सकता है, जब क्या हो कि जब एक अमीन ग्रुप हो और एक जो है कार्बोक्सिलिक समूह हो। ऐसा अमीनो अम्ल जिसके अंदर एक अमीन ग्रुप हो, एक अमीन समूह हो और एक ही क्या हो, कार्बोक्सिलिक समूह हो, तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल की जो है हम इस प्रकार के अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। तो उदासीन अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें एक अमीनो समूह हो तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, तो उसमें हम उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लाइसिन एक प्रकार से क्या है, उदासीन अमीनो अम्ल है। एमिनो एसिटिक अम्ल भी क्या है, उदासीन अमीनो अम्ल है। अब बात करते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल। तो हमारे जो अमीनो अम्ल के अंतर्गत कौन सा ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं, एक होता है अमीनो और एक होता है कार्बोक्सिलिक। अगर हमें उस ग्रुप को क्या करना है, अम्लीय करना है, तो किसकी संख्या बढ़ानी होगी, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या बढ़ानी होगी। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक अमीन ग्रुप हो, बाकी दो या दो से अधिक जो है कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित हों, तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल को हम अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे इसका जो प्रकृति होता है ये किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे देख सकते हैं हम उदाहरण के तौर पे एस्पार्टिक अम्ल और अल्फा अमीनो सक्सनिक अम्ल, ये एक प्रकार के क्या हैं, ये एक प्रकार के अम्लीय अमीनो अम्ल हैं। ऐसे ही क्या है कि हम क्षारीय अमीनो अम्ल की बात करेंगे कि इन अमीनो अम्ल के अंतर्गत एक जो है कार्बोक्सिलिक समूह होगा और दो या दो से अधिक अमीन समूह उपस्थित होंगे, तब हमारा जो अमीनो अम्ल होगा ये कैसा होगा, क्षारीय अमीनो अम्ल होगा। इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। एग्जाम्पल के तौर, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं लाइसीन देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम किसको देख सकते हैं, लाइसीन को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानव शरीर की आवश्यकता के आधार पे। हमारा जो चौथा वर्गीकरण है कि मानव शरीर के आवश्यकता के आधार पे, मतलब मानव शरीर के लिए कौन से आवश्यक हैं। तो
तो ऐसा है कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं उसकी ज़रूरत हमको होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो रहा है, जिनको हमें बाहर से, जिनका अगर निर्माण हमारे शरीर में होगा उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो अमीनो अम्ल हमारे लिए कैसे होंगे, अनावश्यक होंगे। लेकिन वे अमीनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है उनको हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए क्या है, आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे अमीनो अम्ल को बना नहीं रहा है। तो ऐसे अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं हो पाता है तथा जिन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कौन से अमीनो अम्ल जो है आवश्यक हैं, कौन से अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है या एक ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हाल्ट। ऐसे कर सकते हैं, मोस्ट वीआईपी हाल्ट। ठीक है, एम से हो जाएगा हमारा मिथियोनिन, वी से हो जाएगा वैलिन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, पी से हो जाएगा फेनल और हो जाए एच से हो जाएगा हिस्टाडीन, ए से हो जाएगा हमारे पास आर्जिनिन और एल से हो जाएगा ल्यूसीन, एल से हो जाएगा लाइसिन और टी से हो जाएगा थ्रियोनिन और एक टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास 10 क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। क्या क्या नाम हमने बताया, एम से हो जाएगा मिथियोनिन, वी से हो जाएगा वैलिन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, पी से हो जाएगा फिनेलेनिन, एच से हो जाएगा हिस्टाडीन, ए से हो जाएगा आर्जिनिन, एल से हो जाएगा ल्यूसीन, एल से हो जाएगा लाइसिन, टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, टी से हो जाएगा थ्रियोनिन। ये हमारे पास 10 क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, मोस्ट वीआईपी हाल्ट। ठीक है, इतना अगर हम कर लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल की। अब वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण मानव शरीर के अंतर्गत हो रहा है तो उनकी ज़रूरत मानव शरीर को नहीं होती, मानव शरीर के अंदर वो बन रहे हैं तो बाहर से उनको लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो वे अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जैसे हो गया ग्लाइसिन, एलानिन, टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, हाइड्रोक्सिक प्रोलीन, ये सभी के सभी क्या हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। ये हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको जो है बाहर से ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अब हमारे पास भौतिक गुणधर्म, जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं रंगहीन होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और दिखने में कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये इनको जल में घोला जाता है तो जल में क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। और अविलेय होने के कारण ये किसका निर्माण करते हैं, ज्विटर आयन का। अभी इसके बाद जो है ज्विटर आयन का बात करेंगे। ज्विटर आयन जो है बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ग्लाइसिन को छोड़कर सभी प्राकृतिक अमीनो अम्ल जो है प्रकाशिकीय सक्रिय होते हैं। प्रकाशिकीय सक्रिय होने का मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है ये कैसा होना चाहिए, ये कायरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कायरल। कायरल होने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन से अगर 4 जो है विभिन्न ग्रुप, विभिन्न समूह अगर जुड़े हुए हैं तो हमारा कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। और अगर हमारे पास कायरल कार्बन है तो कायरल कार्बन किस प्रकृति को शो करता है, प्रकाशिकीय सक्रियता को क्या करता है, शो करता है। तो जब भी हम बात करते हैं ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन को क्यों छोड़ना पड़ता है, जब ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे ग्लाइसिन में जो है, ग्लाइसिन में जो हमारा आर ग्रुप होता है इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन से
क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से इसके पास ये कार्बन कैसा है, ये कायरल नहीं है, और कायरल नहीं है तो ये प्रकाशीय सक्रिय नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी प्राकृतिक अमीनो अम्ल हैं नेचर में या प्रकृति में पाए जा रहे हैं अमीनो अम्ल, वो कैसे होंगे, प्रकाशिकी सक्रिय। क्यों? क्योंकि किसी भी अमीनो अम्ल को अगर हम देखें तो इन अमीनो अम्ल से जितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, जितने भी समूह जुड़े हैं, ये सभी समूह क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। बस एक ग्लाइसिन ही ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें दो समूह क्या हैं, एक प्रकार के पाए जाने की वजह से ये जो है सक्रिय, प्रकाशिकीय सक्रिय नहीं होते। ये जैव सक्रियता को दर्शाते हैं। जैव सक्रियता को दर्शाने का मतलब क्या है कि ये जीवन को चलाने के लिए, जैसे कि सजीवों के शरीर का निर्माण करना, सजीवों के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना, सजीवों के अंदर हार्मोन बनाना, ये सारे कार्य करते हैं। मतलब ये सजीव जैव सक्रियता को दर्शाते हैं। इनके द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ज्विटर आयन की बात करते हैं। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, ज्विटर आयन की बात कर रहे थे, तो ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है कि हमारे अमीनो अम्ल के अंदर एक क्षारीय प्रकृति का ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, अमीनो, और एक अम्लीय प्रकृति का ग्रुप होता है, जिसको समूह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। जैसे ही इनको जल में घोलते हैं, जैसे ही इनको कहाँ घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, तो इसके अंदर से हाइड्रोजन क्या होता है, एसिड वाला पार्ट। हमें पता है कि कोई भी अम्ल जो होता है, अम्ल अपने अंदर से क्या निकालता है, H+ निकालता है, और जो क्षार होता है ये क्या करता है, ये H+ को ग्रहण करता है। ये H+ को क्या करता है, H+ को दान करता है, और ये H+ को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसमें क्षार कौन है, अमीन ग्रुप क्या है, क्षारी है, और अम्लीय ग्रुप कौन सा है, COOH। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से क्या करेगा, दान कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, और क्या बन जाएगा, बाद में क्या बन जाएगा, COO- बन जाएगा, और ये ग्रहण करके क्या बन जाएगा, NH3 का प्लस। ठीक है, तो जैसे ही इसको जल के अंदर घोलते हैं तो इसके अंदर से H+ निकल जाता है, और ये H+ जा करके किसके पास, इस क्षारीय प्रकृति के अमीन ग्रुप के साथ जुड़ करके कुछ इस तरह की संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हमारे पास जो संरचना का निर्माण होता है वो क्या हो जाता है, RCH और NH2+ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, NH3+ का निर्माण होता है। तो ये जो एक पॉजिटिव और एक जो नेगेटिव आयन शो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, स्टेटमेंट एक बार क्लियर कर लेते हैं कि अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का अमीनो समूह तथा अम्लीय प्रकृति का कार्बोक्सिलिक समूह रखते हैं। जलीय माध्यम में NH2 जो अमीन समूह है एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता तथा कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त करता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुव आयन बनता है। एक द्विध्रुव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, द्विध्रुव आयन का निर्माण होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन या आंतरिक लवण भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समविभव बिंदु की बात करते हैं। समविभव बिंदु होता क्या है कि अमीनो अम्ल के आयनित रूप को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, जैसे क्या है कि अगर हमारे पास जो ज्विटर आयन वाला फॉर्म था अमीनो अम्ल का, अगर उसको अगर हम रखते हैं, या फिर हम अमीनो अम्ल के जो आयनिक फॉर्म है उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो अगर किसी एक चार्ज, अगर कोई अमीनो अम्ल या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज है, तो जिधर की तरफ उसको, मतलब जैसे ही रखेंगे विद्युत क्षेत्र की उपलब्धता में या विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में, तो ये जो अमीनो अम्ल है ये चार्ज अपने इलेक्ट्रोड के विपरीत क्या करेगा, गमन करने लगेगा। समझ में आ रही बात कि अमीनो अम्ल के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का आवेश है या फिर किसी भी प्रकार का आयन है, या अमीनो अम्ल जैसे ही आयनित रूप में होता है, तो इसको विद्युत क्षेत्र मिलने पर ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र में जो इसके पास आयन होगा उसके विपरीत इलेक्ट्रोड के पास ये क्या करने लगेगा, गमन करने लगेगा। अगर हमारे पास उभयनिष्ठ मतलब क्या है कि हमारे अमीनो अम्ल पे दोनों प्रकार के क्या है, आवेश हैं, मतलब दोनों प्रकार के आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या हो जाता है, ये संतुलित रहता है, ये कहीं पे भी गमन नहीं करता है। तो क्या होता है कि वह पीएच या फिर वह पीएच जिस पे अमीनो अम्ल में धन और ऋण आवेश क्या होते हैं, संतुलित होते हैं, तो वो कहीं पे भी गमन नहीं कर पाता। इसी पीएच को हम क्या बोलते हैं, समविभव
बिंदु कहते हैं। ये वाला हमें लग रहा है बिंदु समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे अमीनो अम्ल पे कोई एक प्रकार का अगर आवेश या किसी एक प्रकार का हमारा जो है अमीनो अम्ल किसी एक प्रकार से आयनित है, तो उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो अपने आयन के विपरीत वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा। लेकिन अगर हमारा जो अमीनो अम्ल है ये उभयनिष्ठ आयन है, मतलब इस पे बराबर मात्रा में आवेश है, बराबर मात्रा में धन और ऋण आवेश है, तो ये किसी भी प्रकार का गमन नहीं करता, क्योंकि ये क्या होता है, ये संतुलित रहता। तो वह पीएच जिस पे हमारा जो अमीनो अम्ल है उभयनिष्ठ आयन की तरह उपस्थित या प्रदर्शित होता है, तो उस पीएच को ही हम क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु या समविभव, हाँ, पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब उपयोग की बात करते हैं। अमीनो अम्ल का उपयोग जो है प्रोटीन के निर्माण में होता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शरीर की वृद्धि के लिए जितने भी जैव अणु हैं उनको निर्माण करने में किसका आवश्यक है, अमीनो अम्ल का ही आवश्यकता है। अब हार्मोन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो अमीनो अम्ल से मिल करके बनते हैं। शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनके निष्कर्षण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है,